कानून की किताबें और उनकी भाषा अक्सर देखने में बहुत भारी भरकम और जटिल लगती है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो यही कानून हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर उस कानूनी ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जो खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बिना किसी भारी कानूनी शब्दावली के आइए इन महत्वपूर्ण अधिकारों की बारीकियों को एकदम सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। जब हम न्याय और अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं का विचार आता है। ये केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि उस भरोसे की नींव है जो हर नागरिक को सुरक्षित रखती है। इस विश्लेषण का हमारा मुख्य मकसद भी यही है, कानून ने जो सुरक्षा और अधिकार दिए हैं उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखना, क्योंकि जानकारी का अभाव कभी भी न्याय के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज हम 4 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा से, फिर घर की चारदीवारी के अंदर मिलने वाले कानूनी अधिकारों को समझेंगे, उसके बाद शारीरिक स्वायत्तता जैसे बेहद व्यक्तिगत विषय पर बात होगी और आखिर में जानेंगे कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए मुफ्त न्याय तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, कार्यस्थल और सार्वजनिक सुरक्षा। जब कोई काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रखता है तो कानून बाहरी वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करता है, आइए देखते हैं। पॉश एक्ट 2013 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस कानून के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा एकदम स्पष्ट है। इसमें किसी भी तरह का अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग करना, आपत्तिजनक टिप्पणियां करना या अश्लील साहित्य दिखाना शामिल है। और इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि हर नियोक्ता के लिए एक आंतरिक समिति या इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य है, जहां ऐसी शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। अब जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी इस नियम को हल्के में ले तो क्या होगा? कानून इस मामले में बहुत सख्त है। अगर कोई नियोक्ता पॉश अधिनियम के तहत उस आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है तो उस पर सीधे तौर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगता है। और अगर ये गलती बार बार दोहराई जाए तो सजा और भी गंभीर हो सकती है, यहां तक कि व्यवसाय का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसी सार्वजनिक सुरक्षा को अगर हम थोड़े और बड़े पैमाने पर देखें तो 2023 की नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS बहुत ही स्पष्ट प्रावधान लेकर आई है। इसकी धारा 74 विशेष रूप से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले को कवर करती है। वहीं धारा 77 और 78 पीछा करने और तांगझांक करने जैसे अपराधों से सख्ती से निपटती हैं, यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस नई संहिता की धारा 77 को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ये तांग-झांक यानी वॉयरिज्म को परिभाषित करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी महिला की सहमति के बिना जब वो किसी निजी कृत्य में हो, उसे देखना या उसकी तस्वीर खींचना एक गंभीर अपराध है। निजता या प्राइवेसी का अधिकार सबसे ऊपर है और बिना सहमति के इसे तोड़ना सीधा कानूनी अपराध है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि नया BNS ढांचा आदतन अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शता। अगर कोई पहली बार पीछा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन दूसरी बार ये सीधे बढ़कर 5 साल हो जाती है। तांग झांक के मामले में भी ऐसा ही है। पहली बार 1 से 3 साल की कैद और दोबारा अपराध करने पर 3 से 7 साल तक की कैद। संदेश साफ है, बार बार की गई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाहरी दुनिया के कानूनों को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे चरण की ओर मुड़ते हैं, घर में सुरक्षा। आखिरकार एक सुरक्षित समाज की शुरुआत तो एक सुरक्षित घर से ही होती है। जब भी घरेलू सुरक्षा की बात आती है तो दहेज का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 बहुत ही सटीक तरीके से बताती हैं कि दहेज क्या है। विवाह से जुड़ी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु इसमें आती है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ शादी वाले दिन तक सीमित नहीं है। शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के सालों बाद भी अगर दहेज का लेन देन होता है तो वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी अंतर है जो सबको पता होना चाहिए। कानून दहेज लेने या देने और सिर्फ दहेज मांगने को अलग अलग देखता है। अगर कोई दहेज लेता या देता है तो कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपये या दहेज की रकम के बराबर का जुर्माना तय है। लेकिन अगर कोई सिर्फ दहेज की मांग भी करता है तो उसे भी 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। अपराध चाहे जो भी हो, उसकी गंभीरता के हिसाब से दंड मौजूद है। अब आते हैं उस कानून पर जो घर के अंदर वास्तव में एक मजबूत ढाल का काम करता है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसे हम PWDVA भी कहते हैं। ये कानून इस बात को समझता है कि हिंसा सिर्फ शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं होती। इसलिए ये दुर्व्यवहार के हर पहलू को बहुत गहराई से कवर करता है। ये अधिनियम बिल्कुल साफ करता है कि भावनात्मक रूप से टॉर्चर करना, मौखिक गालियां देना, यौन शोषण और यहां तक कि आर्थिक शोषण भी घरेलू हिंसा है। पैसे के नाम पर ब्लैकमेल करना या आर्थिक रूप से मोहताज करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत महिलाओं को उसी घर में रहने का अधिकार और सुरक्षा आदेश मिलते हैं, और अगर कोई इन सुरक्षा आदेशों को तोड़ता है तो अधिनियम की धारा 31 के तहत उसे 1 साल तक की जेल या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हमने बाहरी और घरेलू सुरक्षा पर बात कर ली। अब हम प्रवेश करते हैं सबसे संवेदनशील और व्यक्तिगत क्षेत्र में, शारीरिक स्वायत्तता, यानी अपनी बॉडी पर अपने अधिकार की सुरक्षा। शरीर पर अधिकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP अधिनियम, जिसे 2021 में संशोधित किया गया था, ये तय करता है कि एक डॉक्टर द्वारा सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भावस्था को किन परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है। 2021 के बदलावों में इसे और भी ज्यादा सुलभ बना दिया है, ताकि जीवन से जुड़े ये बेहद जटिल और व्यक्तिगत फैसले पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में लिए जा सकें। इसी शारीरिक स्वायत्तता के खिलाफ होने वाले सबसे गंभीर अपराधों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 से 70 बलात्कार से जुड़े अपराधों और उनकी सजा को स्पष्ट करती है। इस पूरे कानूनी तंत्र में जो एक शब्द सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वह है सहमति, यानी कंसेंट। ये कानून किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसके शरीर पर उसके अधिकार की रक्षा के लिए बेहद कड़े उपाय करता है। ये कानून कितना कड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब ऐसे अपराध के लिए 10 साल की जेल एकदम न्यूनतम सजा है। ये सबसे कम सजा है जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर अपराध में कोई और गंभीर बात जुड़ जाती है तो सजा और भी सख्त हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे अपराधों के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में 0 टॉलरेंस है। अब तक हमने बहुत सारे अधिकारों और कानूनों की बात की, लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई आम इंसान इन कानूनों तक पहुंच ही ना पाए तो ये किताबें किस काम की। इसलिए हमारा आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि इन कानूनी ढालों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहीं पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 काम आता है। इस अधिनियम की धारा 12 ये सुनिश्चित करती है कि किसी की आर्थिक तंगी या गरीबी कभी भी उसके न्याय पाने के रास्ते में दीवार न बने। ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर प्रावधान है जो ये पक्का करता है कि समाज का हर इंसान न्याय के दरवाजे खटखटा सकता है। इसके तहत जो फायदे मिलते हैं वो बेहद काम के हैं। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या दहेज के मामलों में फंसी महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त कानूनी मदद मिलती है। इसका मतलब है अदालत में केस लड़ने के लिए वकील, सारी कागजी कार्रवाई यानी लीगल ड्राफ्टिंग और एक्सपर्ट्स की कानूनी सलाह, सब कुछ मुफ्त। न्याय पाना अब कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ पैसे वाले ही कर सकें। ये एक ऐसा अधिकार है जो सबकी पहुंच में है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। कानून के इस पूरे सिस्टम की यह गहरी समझ समाज को अपने नागरिकों की बेहतर सुरक्षा करने के लिए कैसे सशक्त बनाती है? जरा सोचिए, जब हमें कानून की बारीकियों, सजा के प्रावधानों और मुफ्त न्याय के अधिकारों के बारे में सही जानकारी होती है, तभी तो हम जमीन पर कोई असली बदलाव ला सकते हैं, है ना? सच कहा जाए तो ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इन कानूनों, धाराओं और अधिकारों को जानना ही एक सुरक्षित समाज बनाने की दिशा में पहला कदम है। कानून सिर्फ वकीलों या कोर्ट कचहरी के लिए नहीं होते, यह हमारे और आपके समाज के हर एक इंसान के लिए होते हैं। न्याय का एक मजबूत तंत्र हमारे पास मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे जानने और सही वक्त पे इस्तेमाल करने की, क्योंकि एक सशक्त समाज वही है जो अपने अधिकारों को अच्छी तरह पहचानता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा जागरूक बने रहिए।